मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं आदिवासी भारत से सप्ताह भर की जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत में कंधमाल से 2 मौत ने फिर आदिवासी इलाकों में भूख और कुपोषण से मौत की मौजूदगी के संकेत दिए हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन की उम्र से जुड़े विवाद की बात करेंगे। बुलेटिन में श्रद्धांजलि देंगे गुसाड़ी मास्टर पद्मश्री कनक राजू को और फिर आज से शुरू हुए सोहराय पर्व के साथ बुलेटिन को खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ओडिशा के कंधमाल जिले में आम की गुठली से बना दलिया खाने से 2 आदिवासी महिलाओं की मौत हो गई और 7 अन्य लोग बीमार हो गए हैं। यह घटना दरिंगबाड़ी ब्लॉक के मंडीपाका गांव में हुई, जहां कई ग्रामीणों ने आम की गुठली से दलिया बनाकर खाया था। सूत्रों के अनुसार इस दलिये को खाने के बाद कल 9 लोग बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर होने पर इन्हें बरहमपुर भेजा जा रहा था, लेकिन बरहमपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचने से पहले ही 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला की स्वास्थ्य केंद्र में मौत हो गई, तो वहीं दूसरी महिला ने एम्बुलेंस में बरहमपुर ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने मृत महिलाओं की पहचान 30 वर्षीय रूनी माझी और 28 वर्षीय रनिता पटमाझी के रूप में की है। स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुब्रत दास ने बताया कि कथित तौर पर खाने से बीमार पड़े 6 अन्य लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनकी स्थिति गंभीर है। मौत का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि अधिकारी ने आशंका जताई है कि आम की गुठली खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा होगा, जिसके बाद ये लोग बीमार हुए हैं। हालांकि जांच पूरी होने के बाद सही कारण पता चल सकेगा। जबकि एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि इस इलाके में लोग आम की गुठली का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अधिकारी ने कहा, इसलिए आम की गुठली को ही मौत का सही कारण बताना अभी जल्दबाजी होगी। इस घटना से यह साफ होता है कि मसालों की खेती के लिए मशहूर कंधमाल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा और भुखमरी जैसी समस्याएं गंभीर हैं। आम की गुठली जैसी गैर पारंपरिक चीजें खाने की मजबूरी एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए ये जरूरी है कि सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा ऐसे क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि लोग सुरक्षित और पौष्टिक आहार पा सके। यह पहली बार नहीं है कि आदिवासी समुदायों ने खाद्य असुरक्षा के चलते गैर पारंपरिक खाद्य पदार्थों का सेवन किया है, जिससे उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ा है। इससे पहले भी ओडिशा के कई जिलों जैसे कालाहांडी और मयूरभंज से ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जहां आर्थिक संकट और रोजगार के अभाव में आदिवासी समुदायों ने जंगली कंदमूल, पत्तियों और यहां तक कि विषाक्त पेड़ों की छाल और बीजों का सेवन किया। साल 2021 में मयूरभंज जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें एक आदिवासी परिवार ने खाद्य संकट के कारण जंगली मशरूम खाया था और फूड पॉइजनिंग के चलते 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा इसी साल कालाहांडी में भी आदिवासी समुदायों ने अकाल और भोजन की कमी के चलते बासी चावल और जंगली जड़ी बूटियों का सहारा लिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। ओडिशा और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा के कारण लोग विषाक्त और कम पोषण वाले विकल्पों का सहारा लेने को मजबूर हैं। स्थानीय संगठन और विशेषज्ञ इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आदिवासी समुदायों में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से हैट्रिक बनाने के इरादे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को 73,725 वोट मिले थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र और उनके द्वारा घोषित की गई संपत्ति पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई है। इन आपत्तियों में हेमंत सोरेन की उम्र से जुड़े मुद्दे को बीजेपी और मुख्यधारा की मीडिया काफी हवा दे रही है। इस सिलसिले में छपी खबरों में यह पूछा जा रहा है कि आखिर 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल कैसे बढ़ गई है। इस सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रतिक्रिया भी आई है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि हेमंत सोरेन का जन्म वर्ष 1975 है। इसके हिसाब से वह साल 2024 में 49 साल के हो चुके हैं। साधारण गणित की जानकारी के तहत भी कोई ये बात बता देगा।
अगर पिछली बार इस मामले में कोई त्रुटि हुई है तो उसको लेकर इस बार आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती है। मैं नहीं जानता हूं कि पिछली बार कोई त्रुटि हुई थी या नहीं, लेकिन चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं क्योंकि हम लोग ना फर्जी चीजों को बढ़ावा देते हैं, ना फर्जी दस्तावेज पेश करते हैं। झारखंड चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच एक दूसरे को घेरने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। बुधवार को एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है कि पहले दलित IAS अफसर को हटाया गया, उन्हें लगातार परेशान किया गया। अब आदिवासी IPS अफसर को लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि भाजपा को दलितों और आदिवासियों से इतनी परेशानी क्यों है। दरअसल मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को देवघर के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाने का निर्देश दिया था। आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर देवघर SP के पद पर पदस्थापित करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों के नाम का पैनल मांगा था। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें देवघर से निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव कार्य से हटाया गया था। उन पर एक दल विशेष के पक्ष में काम करने का आरोप था। लोकसभा चुनाव के बाद फिर से उन्हें देवघर में पदस्थापित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले रांची के दलित उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाया गया और फिर देवघर के आदिवासी SP अजीत पीटर डुंगडुंग को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी को दलितों और आदिवासियों से इतनी परेशानी क्यों है। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरेश सावैया ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी आदिवासी विरोधी है और स्थानीय आदिवासी नेताओं को दरकिनार करके आदिवासी मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए बाहरी नेताओं का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि असम के आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है और वहां के मुख्यमंत्री झारखंड के आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव के वक्त ED और आयकर विभाग पर नेताओं को धमकाने और उन्हें पाला बदलने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू का आयु संबंधी समस्याओं के कारण 25 अक्टूबर को निधन हो गया। उन्होंने तेलंगाना के उनके पैतृक गांव मरलावई में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से गुसाड़ी नृत्य को संरक्षित करने में उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। कनक राजू तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले की राजगोंड जनजाति से थे। उनका जीवन कठिनाई और संघर्षों से भरा था। उनका बचपन अत्यंत गरीबी में बीता। उन्होंने यह नृत्य अपने पिता से ही सीखा और अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का संकल्प लिया। गुसाड़ी नृत्य राजगोंड जनजाति का पारंपरिक आदिवासी नृत्य है, जिसमें केवल आदिवासी पुरुष भाग लेते हैं। यह नृत्य दीपावली के बाद डंडारी उत्सव के दौरान स्थानीय देवता की पूजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नर्तक मोर पंखों से बनी टोपी पहनते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में मलबूरा कहा जाता है, और कमर पर जानवरों की खाल लपेट लेते हैं। यह नृत्य युवाओं द्वारा महिलाओं को प्रभावित करने और संभावित जीवन साथी खोजने का भी एक माध्यम है। कनक राजू का गुसाड़ी नृत्य से पुराना जुड़ाव था और उन्होंने गुसाड़ी सांस्कृतिक मंडली का नेतृत्व दिल्ली में भी किया था, जहां उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जैल सिंह के सामने इस नृत्य को प्रस्तुत किया था, जिससे उनकी कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। कनक राजू ने 40 से अधिक वर्षों तक इस कला को संरक्षित रखने में योगदान दिया और सैकड़ों आदिवासी युवाओं को गुसाड़ी नृत्य में प्रशिक्षित किया। गुसाड़ी नृत्य में उनके अभूतपूर्व योगदान के कारण उन्हें पूरे क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा गया। 2021 में उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
आज यानी दिवाली के दूसरे दिन जब उत्तर भारत के कई राज्यों में लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, वहीं इसी दिन से कई राज्यों में आदिवासियों का सोहराय पर्व शुरू हो जाता है। आदिवासियों में सोहराय पर्व प्रमुख त्योहारों में से एक है। आदिवासी लोग इस पर्व को 5 दिनों तक मनाते हैं। इस त्योहार में आदिवासी अपनी गाय और प्रकृति की पूजा करते हैं, साथ ही अच्छी फसल होने की कामना भी करते हैं। आदिवासी समाज के इस पर्व को लेकर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि राज्यों में बहुत पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। सोहराय पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य गाय और बैलों को खुश करना है। गाय और बैल बेजुबान होते हैं और उनकी मेहनत से ही खेत में फसल तैयार होती है। ऐसे में उनके साथ खुशियों को बांटने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा हर वर्ष फसल अच्छी हो, इसको लेकर भी ये पर्व मनाया जाता है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नमस्कार।